मैं कमी सर। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रांजल, बैठिए। थैंक यू सर। बातचीत का माध्यम हिंदी है इंग्लिश? यस सर, हिंदी। हिंदी है। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम प्रांजल राय है। मैं कन्नौज जिले उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूँ। वहीं मेरी आरंभिक शिक्षा भी हुई थी और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से कंप्लीट की। उसके बाद सर मैंने 2 साल तक इंडिया में एक स्टार्टअप इंस्टाबेस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। उसके बाद लगभग 1 साल तक आयरलैंड में अमेज़ॉन में मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। उसके बाद सर उस जॉब से रिज़ाइन करके मैंने यूपीएससी की तैयारी आरंभ की। अदर देन प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मेरी हॉबीज़ में इंडियन म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स अटेंड करना, कविताएं लिखना और पढ़ना, और साथ ही इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रैकिंग शामिल है। इंस्टा बेस का क्या हालत है? चल रहा है? यस सर, इंस्टा बेस मेरे रहते ही यूनिकॉर्न बन चुका था और करेंटली तो उसकी वैल्यूएशन $2 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, यस सर। तो क्यों छोड़ दिया आपने इतने प्रगतिशील कंपनी को? सर उसके बाद तो मुझे अमेज़ॉन आयरलैंड से ऑफ़र आया तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। तो फिर अमेज़ॉन क्यों छोड़ दिया? सर मुझे 3 साढ़े 3 साल लगभग उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी में काम करते हुए ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कहीं ज़्यादा डाइवर्स नेचर की जॉब पसंद है और इसके साथ साथ मुझे ऐसा एक करियर चाहिए था जो पर्सनल एम्बिशंस के साथ साथ उसके बियॉन्ड जो पर्सनल तो अमेज़ॉन आपको 11 लाख रुपया महीना दे रहा था। यस सर। अगर हम पाउंड में देखें तो लगभग कितना, 2,500 पाउंड? नहीं सर, यूरो में वहाँ पे पेमेंट होता था यूरो तो में है। यूरो में लगभग 11 से 12 हज़ार यूरो पर मंथ। 12,000 यूरो आप पा रहे थे यस सर। और लगभग 11 लाख रुपए पा रहे थे। ये छोड़ के वैराग्य ले लिया, क्यों? यस सर, वेल थॉट डिसीजन था मेरा। जैसा कि मैंने बोला, थोड़ी सी रोबोटिक लाइफस्टाइल हो गई थी और मुझे ऐसा करियर चाहिए था जहां मुझे अपने काम का ज़्यादा विजिबल इम्पैक्ट नज़र आए और लोगों की लाइफ पे सीधा उसका आउटकम मैं देख सकूं, तो ये मेरा मोटिवेशन था। ठीक है, तो आप कन्नौज के रहने वाले। ये बताया कि भारत के इतिहास में कन्नौज कब कब कितने समय तक राजधानी रहा है या राजनीति का केंद्र रहा है? सर इसमें सबसे प्रोमिनेंट काल राजा हर्षवर्धन का था। उनके उनके समय में थानेश्वर से उन्होंने राजधानी को कन्नौज में शिफ्ट किया था। उसके बाद सर ये प्रोमिनेंस इसका जयचंद के समय में, जब जयचंद पृथ्वीराज संघर्ष देखने को मिलता है, तो जयचंद के समय में भी उनकी राजधानी रहा है। उसके अलावा सर त्रिपक्षीय जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच में कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ, उस दौरान ये प्रोमिनेंट एक राजनीतिक केंद्र रहा। इसके अलावा सर राजनीतिक केंद्र नहीं, लेकिन मुगल काल में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में इत्र का बिजनेस कन्नौज में अपने पीक पर पहुंचा था। महाभारत की कहानी में कन्नौज का कोई उल्लेख है? सर अभी तुरंत मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, महाजनपद काल में क्या कन्नौज अस्तित्व में था? सर अस्तित्व में था, इट्सेल्फ एक महाजनपद नहीं था। कन्नौज के आसपास अवध, काशी, अगर पूर्व में जाएं तो काशी, कौशल, इस तरह के महाजनपद थे। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि किस महाजनपद का हिस्सा था, पर अस्तित्व में था सर। अच्छा, ठीक है। तो चूंकि आपने हिंदी विषय लिया है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिंदी की तरफ आकर्षित होने के पीछे कुछ न कुछ तो ठोस वैज्ञानिक तर्क होंगे। यस सर। कौन कौन से वो तर्क हैं? सर सबसे पहले तो मेरे जो पिताजी हैं वो खुद एक साहित्यकार हैं और हिंदी के शिक्षक भी हैं, तो वहाँ से ही एक बचपन से ही रुझान रहा, साहित्य में भी और हिंदी में भी। तो वो एक पहला कारण रहा और वही साहित्य में जो रुझान की वजह थी, तो सर एकेडमिकली कभी मैं हिंदी को परस्यू नहीं कर पाया, तो वो भी एक कारण था कि मैंने हिंदी को अपना ऑप्शनल चुना कि मैं गहराई से उस विषय का अध्ययन कर सकूं। ठीक है। भक्ति साहित्य में भगवान के कई अवतारों का उपयोग किया गया है रचना के मुख्य कथा हीरो के रूप में कहें। उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय कृष्ण है, कृष्ण अवतार, और दूसरे नंबर पर राम है। लेकिन बुद्ध अवतार के रूप में, परशुराम अवतार के रूप में, वामन, नरसिंह, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी मूर्तियां, इनके मंदिर, इनके धार्मिक उत्सव, त्योहार बहुत सारे मनाए जाते हैं। भक्ति साहित्य में इनकी अभिव्यक्ति क्यों नहीं हो पाई? सर जो कारण मैं सोच पा रहा हूँ उनमें सबसे पहले तो राम और कृष्ण जो 2 स्वरूप हैं, तो एक लोक रंजक स्वरूप है और एक लोक मंगलकारी स्वरूप है। तो समाज का मुझे लगता है कि जो रुझान है वो ये दोनों रूपों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है अन्य किसी कथा के अलावा। और जो पारंपरिक रूप से जैसे वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसको आधार ग्रंथ बना के तुलसी द्वारा रामचरितमानस की रचना,
या जो भागवत या गीता को आधार बना के फिर अन्य पदों की रचना कृष्ण भक्त कवियों द्वारा, तो उसने भी इसको बढ़ावा दिया। लेकिन तुलसीदास की रचना से पहले भी राम, कबीर वगैरह के या अन्य संत कवियों के उपास्य तो थे ही। यस सर। तो वो खाली तुलसी से उसकी व्याख्या नहीं हो पाती है। यस सर, मैं अभी तो यही सोच पा रहा हूँ कि लोक मंगलकारी या लोक रंजक स्वरूप है, वो समाज को ज़्यादा आकर्षित अच्छा, ये करता बताइए है। कि कबीर किसके शिष्य थे, किस दार्शनिक के? उनके गुरु का नाम रामानंद था, जो राम भक्ति परंपरा में ही थे। अच्छा, रामानंद और रामानुज के दर्शन में कुछ फर्क है? यस सर, रामानुज का जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैतवाद का था, और रामानंद का जो दर्शन है वो सगुण राम भक्ति धारा का है। तो कबीर ने रामानंद से केवल राम का नाम लिया, उस सगुण दर्शन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो दोनों के दर्शनों में ये मूलभूत अंतर है। रामानंद जी क्या जाति व्यवस्था को स्वीकार करते थे? रामानंद जी इसके खिलाफ बहुत मुखर नहीं थे, लेकिन कबीरदास ने जाति व्यवस्था का मुखर विरोध किया है। ठीक है। रामानंद जी के अन्य शिष्यों का नाम बताइए, कबीर के अलावा। सर, कबीर के अलावा मैं अभी ध्यान नहीं कर पा कोई रहा। बात, ठीक है, धन्यवाद। प्रांजल, यस सर। आपने आयरलैंड में काम किया है। यस सर। मुझे ये बताइए कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या था? सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा था, जो ब्रिटेन का पार्ट बना, हाँ। तो उसमें यह था कि भविष्य में कभी इसमें रेफरेंडम के जरिए अगर वहाँ पे कंसेंसस चेंज होता है तो इसको आयरलैंड का पार्ट बनाने की एक संभावना उसमें रखी गई थी। अगर आप मैं श्योर हैं ये यही है? सर, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब हम यूज़ करते हैं यूनाइटेड किंगडम, यस सर, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, यस सर, तो क्या अंतर है इसमें? सर इंग्लैंड जो 4 काउंटी, सॉरी 4 जो हिस्से हैं, इंग्लैंड उनमें से एक है। इसके अलावा स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 3 अन्य हिस्से हैं यूनाइटेड किंगडम के। सर, ग्रेट ब्रिटेन मैं अभी ध्यान नहीं कर पाऊँ, थोड़ा सा उनके बीच भी डिफरेंस है। अच्छा, और यूनाइटेड किंगडम जब बोलते हैं? सर, यूनाइटेड किंगडम चारों जो मैंने नाम बताया उनको मिला के। अच्छा, चलिए आप ये देख लीजिएगा। आयरलैंड में अभी हाल फिलहाल में काफ़ी घटनाएं हुई हैं पिछले वर्ष, जिसमें कि भारतीय मूल के लोग हैं उनको टारगेट किया गया है। ऐसा क्यों? सर, थोड़ा सा पूरे वेस्ट में ही देखा जाए तो एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट जिस तरीके से राइज कर रहा है, और आयरलैंड में पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 80,000 से अधिक भारतीय वहाँ पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कारण है। तो ये पर्टिकुलरली टारगेटिंग ऑफ इंडियंस है या जनरली जो फॉरेनर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? सर, ये इन जनरल तो पूरा एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट है, पर जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा विजिबल उनको दिखाई देती है वो उसका शिकार सीधे सीधे बन जाती है। ये बताइए कि जीनोफोबिया क्या होता है? सर, किसी पर्टिकुलर एथनिक सेटअप या रेस के व्यक्ति से अगर घृणा कहें तो जीनोफोबिया। तो ये जीनोफोबिया भी है जो हो रहा है आयरलैंड में? सर, उसका भी एक तत्व इसमें शामिल है, डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, आयरलैंड में कुछ समय पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हुआ था, और वो भारतीय मूल की महिला की मृत्यु हो गई थी। उसमें सविता केस बोलते हैं। आप बता सकते हैं क्या था? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है। चलिए, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत चीन संबंध हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो एक चीन की एक नीति है जिसका नाम है वन चाइना पॉलिसी। बता सकते हैं क्या है ये? सर, वन चाइना पॉलिसी में हिस्टोरिक रूप से देखा जाए तो चीन के कुछ हिस्से, फॉर एग्जांपल तिब्बत, मकाऊ, ताइवान और एक हिस्सा और है, 4 हिस्से हैं जिनको चाइना मानता है कि अगर आप हमारे साथ विदेश नीति चलाना चाहते हैं या परस्पर संबंध रखना चाहते हैं तो इनको आपको चाइना का हिस्सा स्वीकार करना ये होगा। 4 हिस्से हैं या ताइवान को लेकर ही मेनली बात होती है कि Yes, देयर इज sir. वन चाइना? अच्छा, चीन तो चाहता है कि वन चाइना पॉलिसी माने, लेकिन चीन जो पीओके है उसमें सीपैक भी बना रहा है। यस सर। तो आपको लगता है कि क्या भारत को मना कर देना चाहिए अब वन चाइना पॉलिसी मानने से? सर, मैं जो भारत का ट्रेडिशनल स्टैंड रहा है उसको पूरी तरह से रिवर्स करने के पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि बेहतर ये होगा कि हम चाइना को कन्विंस करें कि जो हमारे हिस्से हॉस्टिलिटी से कैप्चर किए गए आज़ादी के बाद, उन पर चाइना ज़्यादा जिम्मेदार एक रुख अपनाए।